आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रणनीति के बीच में अचानक कोई ऐसा खेल कर देते हैं या यूं कहे ऐसा दांव चल देते हैं कि विपक्षी खेमा चकरा जाता है और चारों खाने चित्त हो जाता है। अब एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आने पर ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक लगता है कि पीएम ने चल दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपने विपक्षी नेताओं को, जो दिग्गज नेता हैं, उनको सीपी राधाकृष्णन के उम्मीदवारी के जरिए पीएम मोदी ने साध लिया है। और इसमें दक्षिण के जो दिग्गज नेता हैं वो तो हैं ही, और जो सबसे बड़े नेता हैं, जी हाँ, राहुल गांधी की भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं पीएम के इस मास्टर स्ट्रोक से। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने जब उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट चुना था तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुविधा में फंस गई थी, क्योंकि धनखड़ तब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और ममता विपक्षी दलों की टीम में थी, यानी इंडिया गठबंधन में। आखिर में उन्होंने धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब यही दुविधा उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सामने आ गई है। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाकर इन दोनों नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे? उद्धव ठाकरे के लिए तो मुश्किल ये है कि अगर वो राधाकृष्णन को समर्थन नहीं देते हैं तो ये सीधा मैसेज जाएगा कि उन्होंने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ जाकर वोट किया। राजनीति में ये बात जनता और विपक्ष दोनों ही आसानी से पकड़ लेते हैं और यही वजह है कि संजय राउत ने बयान दिया कि राधाकृष्णन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, विवादास्पद नहीं हैं और उनके पास अनुभव भी है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अब संजय राउत का बयान ये संकेत है कि उद्धव ठाकरे इस मामले में बहुत आगे जाकर खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगे। उनके पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो वो चुप्पी साध लें या समर्थन दे दें। तो देखिए, इंडिया गठबंधन का जो एक धड़ा है वो यहाँ पर सधा हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण के एक दिग्गज नेता की, स्टालिन की। स्टालिन की मुश्किल कैसे बढ़ गई? तमिलनाडु का बेटा या विपक्ष की मजबूरी? जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन असमंजस में आ जाएंगे। वजह यह है कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के ही हैं और उन्होंने हमेशा अपने को प्राउड आरएसएस कैडर बताया है। अब स्टालिन अगर उन्हें समर्थन देते हैं तो डीएमके के वोटर्स में सवाल उठेगा कि आखिर स्टालिन ने एक आरएसएस विचारधारा वाले नेता का समर्थन क्यों किया, और अगर विरोध करते हैं तो ये आरोप लगेगा कि उन्होंने तमिलनाडु के सपूत को ही नकार दिया। यानी कि स्टालिन के लिए भी ये चुनाव हाँ या ना दोनों में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं स्टालिन के ऊपर सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करने का प्रेशर जरूर आएगा, क्योंकि अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो तमिलनाडु के वो तीसरे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं? विपक्षी गठबंधन की धुरी आज राहुल गांधी बन चुके हैं, लेकिन इस स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। वो जिस विपक्ष एकजुटता का दावा करते हैं, खासतौर पे एसआईआर पे उन्होंने जैसे एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को एक साथ किया है, इंडिया गठबंधन में एकजुटता नजर आ रही है, उसे चैलेंज मिल गया है और वो एकजुटता राधाकृष्णन के नाम से ही डगमगा सकती है। 2022 का उदाहरण उनके सामने है, जब जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था तो ममता विपक्षी पक्ष पर मंच पर होने के बावजूद समर्थन करने को मजबूर हो गई थी। अब वही दुविधा ठाकरे और स्टालिन के सामने भी है और अगर वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर देते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने में नाकाम रही। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे। आखिर उनके साथ खड़े होने वाले भी क्यों डगमगा जाते हैं? ये तमाम सवाल राहुल गांधी पर पूछे जाएंगे। वही मोदी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, यानी विपक्षी एकता में जो दरार है, ये पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। मोदी और शाह की राजनीति की रणनीति की हमेशा खासियत रही है कि वो चुनावी मुकाबले को सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं मानते हैं, बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी बना देते हैं। राधाकृष्णन का नाम घोषित करके एक तीर से तीन निशाने
मोदी साथ चुके हैं और उद्धव ठाकरे को ये मजबूर कर दिया है कि वो विरोध न कर पाए। स्टालिन की भी घेराबंदी कर दी है, ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि तमिलनाडु के बेटे को वो पीछे ना कर सकें। कोई भी फैसला उनके लिए भारी पड़ जाएगा। वहीं राहुल गांधी को भी कमजोर दिखा दिया, क्योंकि विपक्षी एकता अब सवालों के घेरे में आ गई है। अगर उद्धव ठाकरे और स्टालिन जैसे बड़े चेहरे समर्थन की तरफ झुकते हैं तो विपक्षी गठबंधन में दरार साफ दिखाई देगी और उनके वोट भी कम हो जाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों को लेकर विपक्ष में दरार पड़ी है। द्रमुक के प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने भी एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को एक अच्छा फैसला बताया और राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को उन्होंने बेहतर बताया। हालांकि ये भी कहा कि द्रमुक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है और वो गठबंधन के फैसले का ही पालन करेगा। पहले भी जब यूपीए ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिभा पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था, तब आपको याद होगा कि शिवसेना ने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उनका समर्थन किया था, क्योंकि वो महाराष्ट्र से थी। इसी तरह जब यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को नामित किया तो एनडीए में होने के बावजूद शिवसेना और जेडीयू दोनों ने अपना समर्थन प्रणब मुखर्जी को दिया था। तो ऐसे में जब एनडीए ने रामनाथ कोविंद का नाम प्रस्तावित किया था राष्ट्रपति के लिए, तो जेडीयू ने विपक्ष में होने के बावजूद उनका समर्थन किया था, क्योंकि वो बिहार के राज्यपाल थे। तमिलनाडु में 32 सांसदों वाली और सबसे बड़ी पार्टी द्रमुक के सामने अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अपने राज्य से आने वाले उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए या नहीं, वो तो है ही। खासकर ऐसे वक्त में जब अगले साल ही तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। अगर राधाकृष्णन निर्वाचित होते हैं तो वो उपराष्ट्रपति बनने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता बन जाएंगे। तो देखिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक घेराबंदी तो एनडीए ने कर दी है विपक्ष की। और एक और बात जिससे ये लग रहा है कि विपक्ष घिर गया है वो ये है कि अभी तक विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है। और वही राजनाथ सिंह ने भी फोन मिला दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनानिमसली यानी कि निर्विरोध चुन लिए जाएं सीपी राधाकृष्णन, लेकिन ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी देखना है कि इंडिया गठबंधन अपनी क्या रणनीति बनाता है और क्या वाकई में वो अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।